अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह से आगे, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। छुट्टी कभी कभी बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन ज़्यादा छुट्टी भी नहीं करनी चाहिए। जैसे सबीन आज छुट्टी पे हैं, वजह मौसम है या उनकी कोई निजी मसरूफियात, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन बहरहाल कभी कभी छुट्टी दे देनी चाहिए। अच्छा, जहाँ तक बात है छुट्टी की या छुट्टी हो जाने की, यानी मैं उस छुट्टी हो जाने की बात नहीं कर जब दफ्तर आपसे कहे कि आपकी छुट्टी कर दी है। मैं उस छुट्टी की बात करूँ जब दफ्तर के बाद आप घर चले जाते हैं। और ऐसे में हम अक्सर ये देखते हैं अपने आसपास भी, दफ्तर से चले जाते हैं लेकिन दफ्तर से कनेक्ट रहते हैं फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए। कॉल आ रही होती है, बात हो रही होती है, प्लान हो रहा होता है, डिस्कस हो रहा होता है, समटाइम्स कोई ईमेल या कोई और कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही होती है। कभी कभी ये होता है कि आपकी फैमिली आपको कहती है दफ्तर का काम दफ्तर में कर आया करें, घर आकर सिर्फ घर, फैमिली, अपना टाइम, मी ओनली टाइम, पर्सनल टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसे में आज हमारे पास खबर है ऑस्ट्रेलिया से, जहां मुलाजिमीन को दफ्तरी औकात के बाद ऑफिस कॉल्स नज़रअंदाज करने का हक मिल गया है। एक नए कानून के तहत मुलाजिमीन को यह हक दिया गया है कि दफ्तर के औकात के बाद अपने बॉस की कॉल्स या पैगामात का जवाब देने से वो इनकार कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें किसी किस्म की सज़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये नया कानून दफ्तर मालिकान को मुलाजिमीन से रब्ता करने से मना नहीं करता, बल्कि ये अमले को माकूल वजह होने की सूरत में जवाब ना देने का हक देता है। लास्ट एक सर्वे, इसमें यह अंदाज़ा लगाया गया था कि ऑस्ट्रेलिया में मुलाजिमीन सालाना औसतन 281 घंटे बिला मुआवजा ओवर टाइम करते हैं, जिसके बाद फिर एक कानून बना कि दफ्तरी औकात के बाद कॉल नहीं करेंगे आप। अच्छा जी, तो बात हमने कर ली ऑस्ट्रेलिया की। अब जरा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पाकिस्तान की। मैं पाकिस्तान के ऐसे किसी कानून की बात नहीं कर रहा, यहाँ के डायनामिक्स खासी मुख्तलिफ हैं। मैं बात अब पाकिस्तान के मौसम की करूँगा कि आज पाकिस्तान का मौसम कैसा है। अभी मैं इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ, आज सुबह कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो रही थी और आज दिन भर भी सिचुएशन कुछ ऐसे ही रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की, जहाँ कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और इस वक्त भी कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। लाहौर में कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, यहाँ पर भी बादल हैं और आज बारिश का इम्कान है। अगर बात करें हम कराची की, कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, ये बताया जा रहा है। बात करते हैं पेशावर की, कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बादल और सूरज, आंख मचोली इनकी जारी है। अब लेट्स सी इस दिन भर मौसम यहाँ पे कैसा रहता है। और बात करते हैं कोयटा की, यहाँ बादल नहीं है, कम से कम 19, ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ये तो हमने एक ओवरऑल बात कर ली है पाकिस्तान के कुछ शहरों की, लेकिन अगर हम सिंध की बात करें तो यहाँ की बारिशों के ज़ोरदार स्पेल ने सिंध के बहुत से इलाके, बहुत से शहर ऐसे हैं जिनको डुबो दिया है। वो चाहे हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, मातली हो, टंडवाला यार हो, कई इलाके ऐसे जो तूफ़ानी बारिश की जद में हैं। अगर हम मीरपुर खास का जिक्र करें, यहाँ पर हुआ ये कि बारिश का पानी ना सिर्फ घरों में बल्कि दुकानों में भी दाखिल हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आना तो आम सी बात लगती है, लेकिन सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि लोग इतने खौफ व हरास में मुब्तला हो गए कि उसके बाद लोगों ने घरों से आज़ानें देना शुरू कर दी। शहरियों को घरों से रेस्क्यू करने के लिए फिर इंतजाम किए गए ताकि उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। मातली की बात मैं करूँ, यहाँ 4 से 5 फीट तक पानी जमा है। मुतादिद घर ऐसे हैं जहाँ पर पानी दाखिल हो चुका है। ठट्ठा, यहाँ से खबरें ये आ रही हैं कि 100 से ज़ायद मकान तबाह हो चुके हैं। 70 से ज़ायद अफराद इस तूफ़ानी बारिश के बाइस ज़ख्मी हैं। कहीं पर दीवार गिर गई है, कहीं पर छत गिर गई है, कहीं पर कोई और हादसा हो चुका है। इसीलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हैदराबाद, मूसलाधार बारिश से हेस्को के 157 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, यानी बिजली का निज़ाम वहाँ पर दरहम बरहम हो गया है। नवाब शबदीन, यहाँ की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बारिश के बाद यहाँ की सूरत हाल भी बिल्कुल ऐसी है जैसे कि सिंध के बाकी शहरों की है। हैदराबाद, मीरपुर खास और सिंध के जो दीगर अजला हैं, वहाँ पर आज तूफ़ानी बारिशों की जो पेशगोई है उसके बायस स्कूलों में छुट्टियाँ कर दी गई हैं और तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इवन जो सरकारी दफातर हैं उससे मुतालिक भी खबरें आ रही हैं कि उनको बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जाम शोरों में 3 रोज़ के लिए स्कूलों में तातीलात दे दी गई हैं। मीरपुर खास, नवाबशाह, सांगड़, मातली 2 दिन के लिए यहाँ पर स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इस सिंध की बात जब हम कर रहे हैं तो क्यों ना हम कराची की बात करें, जहाँ पर आज पेशगोई है कि बादल बरसेंगे, जमकर बरसेंगे। जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम है वो ताहाल बरकरार है। महकमा मौसमियात की आज शाम से कल दोपहर तक मजीद बारिश की पेशगोई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक शहर में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है
और कराची में जो सिलसिला है बारिश का 31 अगस्त तक जारी रहेगा। पहले ही कराची के हालात हम सबके सामने हैं। अब 150 मिलीमीटर के आसपास अगर बारिश की पेशगोई है तो कराची में कितनी तैयारी है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे साजिद अवान ने। साजिद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया। साजिद, कराची की सूरत हाल हम कुछ तो बता पाए नाजरीन को, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो 150 के आसपास 150 मिलीमीटर के आसपास बारिश की पेशगोई है, क्या तैयारी है इस वक्त कराची में इंतजामिया की? जी देखें, अब तक जो बारिश बरसी है महकमा मौसमियात के मुताबिक, और उनके मुताबिक जो है वो अब तक 50 मिलीमीटर जो है वो बारिश 50 से 60 मिलीमीटर बारिश इस वक्त शहर में बरस चुकी है। बाज़ मकामात पर जो कि मज़ाफ़ाती एरिया हैं वहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा थी। ताहम इस वक्त जो प्रेडिक्शन की जा रही है वो 150 से 200 मिलीमीटर बारिश बरसने के जो है वो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस बात की इस वक्त तो इजाज़त नहीं देता कि इतनी तेज़ बारिश जो है वो बर्दाश्त कर सके। ताहम अगर ये बारिश हो जाती है तो माजी में जो बारिश थी उसी सिलसिला हो जाएगा कि अहम सड़कें जो हैं वो डूबी रहेंगी और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज का निज़ाम जो ड्रेनिंग का है वो इस वक्त ज़्यादा कारामद नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर जैसे ही बारिश बरसना शुरू हो जाती है उसके बाद लाइट जो है वो चली जाती है और जो पंपिंग स्टेशन हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नकासी आब का काम है वो रुक जाता है और सड़कें जो हैं वो पानी से भर जाती हैं, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन तो की गई है कि आज धुआंधार बारिश के इम्कानात हैं। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि सुबह से हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला तो जारी है और इंतजामिया भी नजर आ रही है आपको, चूंकि ज़ाहिर है एक्सपेक्ट किया जा रहा है इतनी तेज बारिश के होने का। तो जिस तरह आपने कहा कि अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो फिर ज़ाहिर है इंतजामात तो नाकाफ़ी हमें लगते भी हैं। इंतजामिया कितनी मुतहर्रिक है इस अलर्ट के बाद? जी देखें, अब तक जो बारिशें हुई हैं उसमें इंतज़ामिया जो है वो वाक़तन सड़कों पर नज़र आई है और जो अहम सड़कें हैं वहाँ से पानी निकाल दिया गया था। ताहम जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी की सूरत हाल, बरसाती पानी वहाँ पर मौजूद था। और सबसे बड़ी बात कि सीवरेज जो है वो तबाहाल निज़ाम है जिसमें सबसे ज़्यादा ओल्ड सिटी एरिया मुतासर होता है। लेकिन कमिश्नर कराची की जानिब से, वज़ीर आला सिंध की जानिब से दावा किया गया है कि इन मानसून बारिशों के बाद जो है वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चेंज किया जाएगा। वहाँ पर जो सीवरेज जो होगा इस मानसून के बाद होगा। मानसून से पहले क्या हुआ ये बहुत बड़ा सवाल है, चूंकि अगर कुछ नहीं हुआ या नाकाफी इंतजामात हैं तो फिर जाहिर है लोग सवाल उठाएंगे कि अब क्यों, बारिश के बाद क्यों, ये बारिश अचानक तो नहीं हुआ। साथ रहेगा साजिद, हम जरा साथ साथ पाकिस्तान के दीगर इलाकों की बात भी करते हैं, हम लाहौर की बात भी करते हैं, वहाँ की सूरत हाल का जिक्र भी करते हैं। अक्सर कंपैरिजन भी हो रहा होता है कि इट्स नॉट जस्ट कराची जी, लाहौर में भी सिचुएशन ऐसी ही होती है चूंकि बारिशें तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं। तो हसनैन चौधरी ने हमें ज्वाइन करे लाहौर से। हसनैन, लाहौर के हवाले से बताएगा कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर यह खतरा ज्यादा हो सकता है कि अगर बारिश इस वक्त होती है तो वहां पर नशेबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं, जो कि हम ये देख रहे हैं स्पेशली इस मानसून में कि लाहौर के बहुत से इलाके डूबे हैं जब बारिश हुई है। जी बिल्कुल, लाहौर में भी सूरत हाल जो है वो कराची की तरह से ही है, क्योंकि यहाँ पर भी जब बारिश शदीद होती है तो नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं और तकरीबन 3 से 4 फीट तक जो है वो पानी जमा हो जाता है। इसमें मोस्टली अगर हम बात करें जो बड़ी सड़कें हैं या मार्केट्स हैं, जिसमें करतबा है और आबद मार्केट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पानी जमा हो जाता है। लेकिन जो वासा की टीमें हैं वो वहाँ पर जो है वो कैंप लगाकर मौजूद रहती हैं और कोशिश उनकी होती है कि जल्द से जल्द पानी को निकाल दिया जाए। इसके साथ जो वारिस रोड है वहाँ पर भी सूरत हाल इसी तरह है, जब भी बारिश होती है तो वहाँ पर भी 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो जाता है, बल्कि लोगों के घरों में जो है वो भी पानी दाखिल होता है। इसके साथ शाह जमाल का इलाका है, वहाँ पर भी जो है वो कई सालों से पानी की सूरत हाल इसी तरह है, वहाँ पर भी पानी जमा हो जाता है। इसके साथ अगर हम बागबानपुरा की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ इलाके ऐसे हैं और इसके साथ हरबंसपुरा के इलाके हैं, चाइना स्कीम है। शादरा की बात करें तो शादरा मेन जीटी रोड के साथ जो सर्विस एरिया है वहाँ पर भी काफ़ी जो है वो पानी जमा हो जाता है, जिसमें ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर होती है। इसके साथ बहुत से मेन रोड्स हैं, जिसमें फ़िरोज़पुर रोड भी है, वहाँ पर भी इचले का जो एरिया है फ़िरोज़पुर रोड का, वहाँ पर भी पानी जमा हो जाता है। तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश के बायस पानी जमा होता है और ट्रैफिक की रवानी के साथ साथ शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है और पानी जो है वो घरों में भी दाखिल हो जाता है।
जाता है, लेकिन इसके बावजूद इस साल जो है वो इंतजामात कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वासा की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में एमरजेंसी कैंप्स कायम किए गए हैं और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो वासा की टीमें जो है वो मुतहर्रिक नज़र आती हैं और जो उनके मशीनरी है उसको जो है वो लगाया जाता है और पानी को निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये इलाके ऐसे हैं जिसमें एक कदाफी स्टेडियम भी है, उसका जिक्र मैं भूल गया था, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पानी जमा हो जाता है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो ठीक है, कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर बारिश का पानी जमा हो जाता है, लेकिन आपने जिस तरह कहा कि वासा का अमला भी मौजूद होता है और इस पर कोशिश की जाती है कि जितनी जल्दी हो सके नकासी का काम जो मुकम्मल किया जा सके। बहुत शुक्रिया हसनैन, आपने साथ दिया लाहौर के सिचुएशन से मुताल्लिक, और साजिद अवान ने साथ दिया कराची से। और बात कर रहे थे हम कराची में जो इस वक्त सिचुएशन है, स्पेशली जो एक अलर्ट जारी किया गया है 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा खौफ व हरास भी पाया जाता है, क्योंकि कराची में हमने देखा है कि 30-35 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है कि उस बारिश को संभाल सके। आगे बढ़ेंगे, बात कराची ही की करेंगे। एमकेएम ने कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की अब तक सूरत हाल पर अदालत जाने का ऐलान किया है। एमकेएम का ये कहना है कि कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है, शहर मामूली सी बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और रेन इमरजेंसी सड़कों पर बने तालाबों में डूब गई है। सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह गटर उबल रहे हैं, शहर खंडरात में बदल गया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने हमारे किसी खत पर कोई कार्रवाई नहीं की और मेयर को सियासत से फुर्सत नहीं। गलियों और मोहल्लों में कूड़े के अंबार लगे हैं और हम कराची को बेयारा मददगार नहीं छोड़ेंगे। ये सारी बात चूंकि एमकेएम की तरफ से आई है, तो एमकेएम क्या राय रखती है और एमकेएम अदालत जाने का फैसला क्यों कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। एमकेएम के सीनियर रहनुमा और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अली साहब, जो हुकूमत नहीं कर रही, जो इंतजामिया नहीं कर रही, क्या अदालत कर पाएगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपने ये डिस्कशन की अपने प्रोग्राम में। देखें, शहर की आप बात कर रहे हैं, जिस शहर की हम जो है वो नोहर हो रहे हैं, वो शहर जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि इस पाकिस्तान के जो हमारा फेडरल एक्सचेकर है उसमें 60% कंट्रीब्यूट करने वाला ये शहर है, शहर कराची। अगर मैं प्रोविंस की बात कर लूँ, सूबे की बात कर लूँ, तो सूबे के बजट का लगभग 90% से ज़ायद जो है वो इस शहर से, सिर्फ अकेला इस शहर से जो है वो प्रोविंस में दिया जाता है। बात क्या है? बात यह है कि यहाँ पर एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद नहीं है। उसकी वजह कर ये सारी परेशानियाँ हैं। अच्छा, अगर तो कंटिन्यूएशन में ये सारी चीज़ें चल रही होती और हमारे पास जो मुशर्रफ दौर में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था उसमें आपको तरमीम दरकार थी। आप समझते थे कि मुशर्रफ साहब के जो दौर में बल्दियाती जो निज़ाम मौजूद है उसमें इख्तियारात जो है वो शायद ज़्यादा दिए गए, तो कोई बात नहीं, आपने उसको, आपके पास मेजॉरिटी थी। अच्छा, मेरी आपसे मुराद ये जो बड़ी सियासी जमातें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो या दीगर जमातें हो, आपको जो है उसको कंटिन्यूएशन में रखना चाहिए था। अच्छा, चूंकि इन जनरल पूरे पाकिस्तान में जो है ये बल्दियाती निज़ाम से मुझे नहीं समझ में आती ये बात कि बड़ी सियासी जमातें क्यों खायफ होती हैं कि यहाँ पर ग्रास रूट डेमोक्रेसी बातें बड़ी जमहूरियत की जाती हैं बड़ी सियासी जमातों की जानिब से। और यहाँ पर इस पाकिस्तान ने ये भी देखा है, और ख़ासकर मैं सिंध की बात करूँगा कि सिंध में ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस सूबे में या अगर मैं कराची की बात कर लूँ तो इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सियासी जमात सूबे पर पिछले 15-16 साल है बल्कि इक़्तिदार का, वो मौजूद है, वो तैयार नहीं थी एक बल्दियाती एम्पावर्ड बल्दियाती निज़ाम देने के लिए। अच्छा, उसका इम्पैक्ट क्या आता है? उसका इम्पैक्ट ये आता है कि आज 16 साल के इक़्तिदार के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो, और प्लस इनके जैसे भी मांगे तांगे के वोटों से बने मेयर कराची जो हैं, वो 1.5 साल उनको मेयर कराची होते हुए हो गया है, और पिछले 2 साल से वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तौर पे भी सर्व कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल से अगर मैं सिर्फ शहर की बात कर लूँ तो इस शहर में इंतज़ामी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि भाई देखिए, हमारे पास सूबाई हुकूमत होती थी और यहाँ पर मकामी हुकूमतों में जो है वो एक और जमात यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो है वो मेयर आ जाते थे। इस वजह से शायद वो उस तरह का वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बनता था और अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट ये आता था कि शहर खंडरात में बदलने लग गए थे। ये राय बिल्कुल रही है, ये राय बिल्कुल रही है, बिल्कुल। ये इसमें एक बात और ऐड कर दीजिएगा। अब मैं उसी जी अली साहब, इसमें एक चीज़ और ऐड ज़रूर कर दीजिएगा कि फिर अगर माजी में जिस तरह हमने खुद कोर्ट भी कर दिया कि ज़ाहिर है पहले अगर हुकूमत एक की है, बल्दियाती निज़ाम में दूसरा है, यानी मेयर दूसरी जमात के, और ज़ाहिर ये मामलात रहे हैं और हमने इसमें इख्तियारात की जंग का रोना भी रोते देखा है, हमने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की बातें भी सुनी हैं,
लेकिन इस वक्त जब हम देखते हैं कि वो इश्यूज़ नहीं हैं, वो चाहे फिर वफाक से भी ताल्लुकात की बात हम क्यों ना करें, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी भले काबीना में ना हो लेकिन वफाक के साथ तो है। अब ऐसे में ज़ाहिर फंड्स का मसला नहीं हो सकता, इख्तियारात की जंग नहीं हो सकती, मामला इस तरह नहीं हो सकते। ज़रा भी काम नहीं हुआ, क्या आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि कुछ रोड्स के इफ्तिताह होते हमने देखे हैं, कुछ अंडरपासेस हमने देखे हैं, नालों की सफाई से मुतालिक हमने बात सुनी है, बहुत से बयानात हमने सुने हैं, क्या बिल्कुल काम नहीं हुआ? वेल देखें, मैं तो ये बात ही नहीं कह रहा कि आप एमक्यूएम का पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, इस पॉइंट पर, इस स्पेसिफिक सवाल पर एमक्यूएम का पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए। भाई आपके पास माइक मौजूद है, कैमरा मौजूद है, जाएं और शहर में घूमें, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं सिर्फ ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि इस कराची में या आज जो सिंध मेरे सूबे में यहाँ पर जो बल्दियाती सिस्टम नाफिजुल अमल है, भाई उसमें भी फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं है। इस मेयर के पास भी कोई फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं है, इसी वजह से ये डिलीवर करने के काबिल ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? इस शहर का मेयर क्या कर रहा है? इस शहर का अली साहब, मेरा बुनियादी सवाल क्या कर रहा है मैं आपको बता देता हूं। पिछले 3 सालों नहीं, आपने कहा ना कि उनके पास इख्तियारात ही नहीं है फाइनेंशियल। जी, आप बात मुकम्मल करें, साथ इसमें ऐड भी कर दीजिएगा, चूंकि आपने कहा कि अदालत जाएंगे, एमक्यूएम कह रही है अदालत जाएंगे। मैं उस पर समझना चाहता हूं कि अदालत के पास क्या इस्तदा लेकर जाएंगे। मैं उसकी वजह भी बताता हूँ। देखिए, मेयर कराची पिछले 3 सालों से क्या काम कर रहे हैं। मेयर कराची जो क्लिक का प्रोग्राम है, जो वर्ल्ड बैंक का कर्जों के पैसे हैं जो इस सूबे ने लिए हैं, उस कर्जों, आपको याद होगा कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी कि जी इकोनॉमिकली या लिवेबल सिटी बनाने के लिए इस शहर को कम से कम $10 बिलियन की ज़रूरत है, और हम उस मद में आपको जो है वो 1.2 बिलियन जो है वो कर्ज की मद में दे रहे सूबाई हुकूमत को। उन कर्ज के पैसों पर बने हुए प्रोजेक्ट्स पर मेयर कराची उठा के अपनी तख्ती लगा के ये क्लेम करते हैं कि केएमसी इज डूइंग ऑल द थिंग। जनाब, ये पैसे आपके केएमसी के पैसे नहीं है, फाइनेंशियल अथॉरिटी केएमसी के पास मौजूद ही नहीं है। इस शहर का मेयर 2 करोड़ से ऊपर की स्कीम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, ये अलमिया। इन्हीं वजूहात की बिना पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इस लूले लंगड़े बल्दियाती निज़ाम के अगेंस्ट जो है वो इलेक्शन में बॉयकॉट करके इससे दूरी इख्तियार की, किनारा कशी इख्तियार की, क्योंकि वही प्रॉब्लम आने थे जो 15 से 20 तक रहे। अब मैं आ जाता हूँ वे फॉरवर्ड पे, और हम क्यों कह रहे हैं कि जी अब ये सिलसिला अगर यहाँ से पॉलिटिकली हल नहीं हो सकता तो हम अदालत की तरफ जाएंगे। देखिए जनाब, यहाँ पर मसला फाइनेंशियल अथॉरिटी का नहीं है, यहाँ पर नीयतों के ठीक होने का मसला है। ये पाकिस्तान की जितनी बड़ी सियासी जमातें, और मैं सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यों बात करूं, या मुस्लिम लीग नवाज या दीगर जो बड़ी हमारी सियासी जमातें रही हैं, इवन पीटीआई की मैं बात कर लूं, जब उनके पास हुकूमत थी, चारों सूबों में कहीं बल्दियाती निज़ाम मौजूद था नहीं जनाब। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की जितनी बड़ी सियासी जमातें वो एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, तो कुछ एक लोकल गवर्नमेंट देने को भी जो है इन शहरियों को तैयार नहीं होती। भाई यहाँ पर ताकत का मंबा, इख्तियारात, एमपीएज, एमएनएज पूरे पाकिस्तान के मिला लीजिए, वो बनते हैं 1200। हमारा मानना ये है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मानना ये है कि ये अथॉरिटी 1200 लोगों से हटा के जो है वो 2 लाख लोगों को दे दी जाए, ताकि मेरे डोर स्टेप पे जो मुझे बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए, बेसिक यूटिलिटीज़ की फराहमी चाहिए, वो मेरे डोर स्टेप पे मेरा नुमाइंदा मौजूद हो, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो। हम बात सिर्फ कराची की तो नहीं कर रहे। अब हमने क्या किया, इस एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के लिए 2017 में हम चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। 3 साल तक केस चलता रहा। 2020 में उसकी एक जजमेंट आई है। अच्छा, वो जजमेंट ऐसी जजमेंट है कि उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान की तमाम सियासी जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उनको जो है एक रोल मॉडल मिल गया कि हमें ये स्टैंडर्ड्स हैं, इसके मुताबिक जो है बल्दियाती हमारे पास निज़ाम लाना होगा। अनफॉर्चुनेटली 2020 का दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, जो एमक्यूएम की पिटीशन पर थी, आज 4 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तान के किसी सूबे में वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। अली साहब, जो आप वो फाइनेंशियल अथॉरिटी, अब आप दोबारा जाएंगे अदालत में, तो मैं इसको ये समझूं कि आप बेसिकली जा तो रहे हैं अदालत में, लेकिन आप मिर्जा वहाब की जंग लड़ने जा रहे हैं कि उनको इख्तियारात दिए जाएं, उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का सामना ना करना पड़े, ताकि वो कराची के लिए काम कर सकें। देखें, कराची के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं ना, चाहे वो जमात इस्लामी की बात कर लें। भाई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस मामले में सीरियसनेस बता रहा हूँ, इदारा नूरक जमात इस्लामी के दफ्तर चले गए, उनको बताया कि भाई जिस निज़ाम में आप बल्दियाती इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, यकीन जानिए उसमें कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, किस अंदाज से मेयर को जो है वो मेयर के इलेक्शन हुए, वो सब आपके सामने कि 30 बंदे जो है उठा लिए जाते हैं और पता नहीं क्या क्या मामलात होते हैं,
हैं, फिर उसमें बैकडोर जो है वो ताली मार ली जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ। तो कहने का मकसद इतना सा है कि रिगार्डलेस ऑफ के किसकी जैसे तैसे भी मेरी ठीक, मगर प्रॉब्लम ये कि उनके पास भी फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं। अच्छा, वो रोना इसलिए नहीं रो सकते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो रोना इसलिए नहीं रो सकते क्योंकि जिस हुकूमत के खिलाफ उन्होंने रोना है वो उसी जमात की हुकूमत है। ये है शहर का। अब जब आप लोग एमकेएम जाती है अदालत के पास, तो फिर अदालत की तरफ से किस तरह से मामले को आगे बढ़ाया जाता है? शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब, सिंध और असम्बली में अपोजिशन लीडर हमारे साथ मौजूद थे, हमसे कराची की सूरत-ए-हाल पर बात करें। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और एक और मौजू की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब AI का दौर है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इसमें हम रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी खबर देख रहे थे जिस पे हम लोगों की बड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो आज मेरे पास कुछ ऐसी ही खबर है। इंसानों की तरह बात करने वाला AI रोबोट मोहम्मद अली, इसका नाम है जी मोहम्मद अली, कराची के 11 साला हसनैन ने इसको बनाया है। मोहम्मद अली आपकी बात सुनकर उसका मुनासिब जवाब देने, आपकी काम में मुआवनत करने की सलाहियत रखता है। हसनैन ने 2 साल कबल रोबोटिक्स का एक कोर्स किया था, गेम डेवलपमेंट और रोबोटिक्स दोनों में माहिर हैं। और मोहम्मद अली जो AI रोबोट हैं, इसको बनाने का ख्याल उन्हें क्यों आया और इस रोबोट से वो क्या काम लेते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। हसनैन ने हमें ज्वाइन किया है। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हसनैन, बिल्कुल इंसानों की तरह बातचीत करने वाला AI रोबोट आपने बना लिया है, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें? इसमें बहुत सारे फंक्शंस है रोबोट में। सबसे पहले तो ये आपको असिस्ट कर सकता है, बातें कर सकता है, आपको समझ सकता है, और यही इसका जो है मेन वजह है इसकी बनाने में, असिस्टेंस प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो है ये बातें करते वक्त मुंह चलाता है जैसे इंसान रियलिस्टिकली, साथ ही साथ इसके अंदर आईज मूवमेंट है वो भी करता है। और इसके अलावा होम ऑटोमेशन, यानी घर की आपकी अप्लायंसेस जो है उनको चलाना, पंखा, लाइट वगैरह, या फिर इसमें जो है मूवीज खोल दे आपके लिए, यूट्यूब खोल दे, दराज और अमेज़न खोल दे। तो इसके अंदर ये और ये ख्याल कैसे आया, ये आइडिया कैसे आया कि आपने ये रोबोट बनाना है? अच्छा, मुझे जो है ये जब कोर्स स्टार्ट हुआ था तो मुझे शुरू से कुछ ऐसा सोचा था कि कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिसमें मुझे रोबोटिक्स को बेहतर समझने में मेरी हेल्प हो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भी था साथ ही साथ, इसलिए मुझे इसमें लर्निंग बहुत मिली, एक्सपीरियंस नया था, मजा भी आया इसमें साथ ही साथ। तो ये तो इसकी एक वजह ये भी थी। इसमें दूसरी वजह ये भी कह सकते हैं कि हमारे लिए, मेरे लिए एक असिस्टेंट है। जरूरी नहीं है मेरे लिए हो, इसके अलावा कोई भी बंदा ऐसे असिस्टेंट सीख कर सकता है, लेकिन जो है ये मेरे लिए मैंने बनाया कि मैं घर पे प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ खुद, और कोई बनाऊं तो उसमें ये मेरी हेल्प कर सके, असिस्ट कर सके कि भाई ये मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे जवाब, अच्छा, मुझे कैसे करूं। और हसनैन, कितने अरसे में बनाया, खर्चा कितना आया? अच्छा, इसमें टाइम का अगर कहूँ तो इसमें 2 हिस्से कह सकते हैं। इसकी जो प्रोग्रामिंग है उसमें मुझे करीब 2 महीने लगे थे, पूरी समर वेकेशन, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग थी इसमें, AI भी बनाना था इसमें। जो इसमें एक्सटीरियर है, जो इसकी शक्ल में यहाँ बनी है, उसको बनाने में ओवरनाइट मैंने बनाया था। हालांकि इसकी आंखें पहले से बना दी थी मैंने, कुछ टाइम लगा था उनमें भी बनाने में, लेकिन आईज मैंने बना दी थी एग्जीबिशन तक। उसके बाद फिर मैंने इसके पूरी जो शक्ल है वो ओवरनाइट बन गई थी। और अगर प्राइस की बात करी जाए, मुझे इसका इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इसका अगर रफ एस्टिमेट करूं मैं, तो इसकी जो प्रिंट्स हैं, जिस 3D प्रिंटर जिससे बना है, जो प्रिंट्स है, प्लास्टिक के पार्ट्स हैं इसमें, वो मेरे टीचर ने इसको आइस तक प्रिंट कर दिया था, लेकिन उसके बाद उनका 3D प्रिंटर मल्टीपल टाइम्स खराब हुआ, तो उसमें मुझे प्रिंटर की एक्सेसिबिलिटी का बहुत इशू आया, और इन दी एंड हमें किसी स्टोर से लेना पड़ा, बहुत हेफ्टी था। आई सपोज 12-13,000 उसमें लगे थे। देन दूसरी बातें करी जाए कि क्या नाम है इसका, रोबोटिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर जो है इसको पेंट करने का, इस सब में अगर आप मिलाएं तो 15 to 20,000। अच्छा, इतना खर्च आया। और अभी इरादा क्या है आपका, इसको और रिफाइन करने का इरादा है, अपडेट करने का इरादा है, या इस रोबोट के बाद कुछ और बनाने का इरादा है? ये मैं चाहता हूँ कि इसको और अपग्रेड किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ कि इसमें एक कैमरा ऐड करूँ रोबोट में, कि इसको पता हो कि किससे बात कर रहा है, या फिर इसमें फेस रिकग्निशन हो, वो आपसे आपकी तरफ देख पाए। एक तो ये, इसके अलावा इसकी पूरी बॉडी बनाना भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि अगर अभी जैसे 3D प्रिंटर सर टीचर का सही हुआ, फिर भी मुझे बनाने में थोड़ा इशू होता है कभी कभी, जैसे फादर ऑफिस से लेट आए, तो इसलिए अगर मेरे पास एक्सेसिबिलिटी 3D प्रिंटर की हो
तो मैं उसमें चाहता हूँ कि इसकी पूरी बनाऊँ इसकी बॉडी, जो कि मैंने कहा एक और ज़्यादा इसमें मुश्किल प्रोजेक्ट होगा, और इसमें मुझे अंदाज़ा यही लगाना चाहूँगा कि मुझे टाइम भी इसमें लगेगा। तो यही 2 चीज़ें मैं इसमें अपग्रेड करना चाहता हूँ, और मैं चाहता भी हूँ कि साथ ही साथ और प्रोजेक्ट्स पे भी काम करूँ। तो अभी फिलहाल मेरे माइंड में ये है तो कि सारा का सारा टाइम इसी AI रोबोट यानी मोहम्मद अली के साथ, या कुछ और टाइम निकालते हैं खेलने कूदने के लिए? मैं खेलने कूदने का ज़्यादा टाइम नहीं होता और मैं खुद भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट जो है क्यूबिंग या फिर और भी हॉबीज इनको मैं लेकर चलता हूँ। इंडोर स्पोर्ट्स में मुझे रूबिक्स क्यूबिंग वगैरह का शौक है, और बाकी जो है मैं स्कूल में जो है 4 बजे तक जो होते हैं वहाँ पे वो भी गेम्स, इंडोर गेम्स खिलाते हैं, लेकिन मैं खुद जो है गेम्स वगैरह में इतना बिल्कुल ठीक है, गेम्स का शौक है, गेम डेवलपमेंट, रोबोट्स, AI, जिस तरह आप काम करते चले जा रहे हैं माशाल्लाह। वी सो प्राउड ऑफ यू हसनैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और हसनैन को देखकर, हसनैन से बात करके उनके प्रोजेक्ट से मुतालिक, चूँकि बहुत ही रिफाइंड किस्म का प्रोजेक्ट है और आजकल के हालात को उसकी मुनासबत से भी हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है बहुत अच्छा कि उन्होंने काम किया है, तो लगता ही है इनको देख कर पाकिस्तान इज़ इन सेफ हैंड्स, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और अगर इस तरह हम अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे और बच्चों के लिए ऐसे मौके ढूंढेंगे, ऐसा इन्वायरमेंट देंगे, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देंगे कि बच्चे AI सीख सकें, रोबोटिक्स की तरफ जा सकें, गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, वो तमाम चीज़ें जो कि वक्त की ज़रूरत है। मैं फ्यूचर की बात नहीं करता, मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ कि इवन प्रेजेंट में हम देख रहे हैं कि AI जो है वो बहुत ज़्यादा सलाहियत करती चली जा रही है। तो अगर बच्चों को हम थोड़ा सा फ़ोन से हटा कर, यानी अगर वो कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है, या स्क्रीन टाइम कम करके अगर किसी ऐसी सरगर्मी में उनको ले जाएं, तो वाकई बच्चे बहुत प्रोडक्टिव हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 15 मिलियन बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं, यानी प्री मैच्योर बर्थ्स। इन बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी की कमी, इसके साथ साथ ज़हनी सलाहियतें सीखने का अमल, क़ुव्वत समात, क़ुव्वत बिनाई, ये दीगर बच्चों की निस्बत कम होती है। सब में नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों में ये कम हो सकती है। आज हम सिर्फ बात बीनाई की करेंगे। अगर हम प्रीमेच्योर बच्चों की बात करें और आंखों के अमराज का जिक्र करें, तो इनमें ख़तरा चूँकि ज़्यादा होता है। अगर फौरी देखभाल ना की जाए, उसका डायग्नोसिस ना हो, ट्रीटमेंट ना हो, तो वो खुदा ना खास्ता अंधे हो जाते हैं। तो अंधेपन से कैसे बचाया जा सकता है प्री मैच्योर बच्चों को, आज इस पर हम बात करेंगे। चूँकि एक टर्म यूज़ होती है जब हम प्री मैच्योर बच्चों की बात करें और इस बीमारी का हम जिक्र कर रहे हैं, वो ROP, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, यानी प्री मैच्योर बच्चों में रेटिनोपैथी का होना। ये क्या है, कैसे डायग्नोज होता है, इलाज ना किया जाए तो क्या होता है, इस सारे पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ़ ने, आप HOD हैं पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी की अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप तो बच्चों में कितने फीसद बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये ROP, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी होती है? देखिए, ROP जो होती है, ये एक तो मैं बता दूं कि ये सब प्री मैच्योर बच्चे जो होते हैं जिनका वज़न जो है वो 2 किलो 2000 ग्राम्स या 2 kg से कम हो, राइट, और जिनकी पैदाइश के टाइम पे वो 32 वीक्स उनकी बर्थ एज हो, 32 वीक्स या उससे कम हो। तो ये बच्चे अगर बीमार हैं, फिज़िकली वीक हैं, तो उनमें ज़्यादा चांस होता है कि उनको, और प्लस उनको ऑक्सीजन थेरेपी मिले। उनकी उस वक्त सारा जो फोकस होता है उनकी, बिकॉज इतने प्रीमेच्योर और फिज़िकली कमज़ोर बच्चे होते हैं कि उस वक्त उनकी लाइफ को सेव करने का डॉक्टर्स के ऊपर बर्डन होता है कि वो ज़रूर उनकी लाइफ को बचाया जाए और वो कोई कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तो उस ज़मन में उनके, क्योंकि लंग्स भी वीक होते हैं, उनको हमें ऑक्सीजन देना बहुत लाजमी होता है। लेकिन ऑक्सीजन का एक डाउन साइड ये है कि जब आप उसको 100% या हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन बच्चे को प्रीमेच्योर को मिले, तो उसकी वजह से ये ROP की डिज़ीज़ फर्दर एनहांस हो सकती है प्रीमेच्योर बच्चों में। हमारे यहाँ ये हो रहा है क्योंकि अब नर्सरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट और बेहतर फैसिलिटीज़ और नॉलेज आ चुका है, जिसकी वजह से हम अपने प्रीमेच्योर बच्चों की लाइफ्स को तो सेव कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये जो एस्पेक्ट है ना कि जो कि आंखों पे उनका असर हो रहा है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा, अभी तक हमारे मुल्क में ऐसा है कि वो नज़रअंदाज हो जाता है। तो इसकी वजह से हम डिपेंडिंग ऑन कि आपकी NICUs कैसे हैं, आपकी नर्सरीज़ कैसी हैं, आपकी पब्लिक में माँ की बच्चे की हेल्थ कैसी है, इस सारी सिनेरियो के अंदर
आपकी जो आरओपी की प्रेवलेंस है या इंसिडेंस है वो वेरी करता है मुख्तलिफ ममालिक में। यानी वेस्टर्न मुल्क ममालिक जहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बेहतर हैं और बच्चे और माँ की सेहत के ऊपर भी बेहतर काम किया जाता है और वो बेहतर होती है, वहाँ पे आरओपी का इंसिडेंस इज़ नाउ डाउन टू ओनली 1 to 2%। जबकि हमारे यहाँ अभी तक इसका जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें किसी कहीं 20%, 25% तक भी रिपोर्ट हुई है। सो इट्स वेरी हाई। अगर आप ये देखें कि ये शरह उनमें है जो कि प्री मेच्योर बच्चे इस क्राइटेरिया में इसी प्री मेच्योर क्राइटेरिया में जो आपने वजन की बात की, अगर 2 kg यानी 2000 ग्राम से कम है, चाहे वो प्री मेच्योर नहीं है, तब भी चांस होता है ये? देखिए, अगर बच्चा वीक है, आइदर ऑफ द 2 कैटेगरीज। अगर वो बच्चा वीक है लेकिन फॉर इंस्टेंस वो 36 हफ्ते का है, 35 हफ्ते का है या उससे भी ज़्यादा का है, लेकिन उसका वजन बहुत कम है, तो ये चांस है। हाँ, तो फिर भी ये चांस है। आपने इन दोनों चीज़ों में से अगर एक भी है तो उस कैटेगरी में आ जाता है और उसको स्क्रीनिंग करना लाजमी है। अच्छा, अब चूंकि आपने खुद कहा कि दीगर ममालिक में, स्पेशली वेस्ट की अगर बात करें, वहाँ स्क्रीनिंग गालिबन हो रही है, दैट्स वाई 1% तक उसको ले आए, जो कि हमारे पास 20-25% की स्टडीज़ हैं। हमारे यहाँ स्क्रीनिंग की तरफ हम क्यों नहीं बढ़ रहे? क्या अवेयरनेस नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, क्या मसला है? जी देखिए, दोनों 3 चीज़ें, मैं इसको 3 pronged कहती हूँ, बिकॉज इसमें अवेयरनेस, फैसिलिटीज़ एंड एक्सपर्टीज़। बिकॉज देखिए, अवेयरनेस तो पब्लिक को चाहिए कि वो बच्चे को लेकर आए डॉक्टर के पास तक, ठीक है, और अवेयरनेस हमारे पेरिफेरी में बैठे डॉक्टर्स के लिए भी चाहिए जो कि अपनी अपनी लेवल पे बैठ के नर्सरीज मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वो शायद उस एम्फेसिस के साथ पेशेंट के पेरेंट्स को नहीं बता पाते और वो समझते हैं कि जी ये छोटा बेबी है, इसको अभी हमने घर के अंदर रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, इसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएं। बिल्कुल। और उस टाइम में और डैमेज हो रहा होता है। जी, बिकॉज आपको ये एम्फेसाइज करूंगी यहाँ पे कि बर्थ के आफ्टर बर्थ तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के अंदर उसका फर्स्ट एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, 3 से 4 हफ्ते में प्री मैच्योर बच्चों का फर्स्ट एग्जामिनेशन जरूर होना चाहिए। ये आईज के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, जरा बाकी डॉक्टर्स तो उससे एग्जामिन करते ही हैं। एक तो कॉलर है, ये अवेयरनेस है जी, और दूसरा आप देखें कि ये एक्सपर्टीज का होना, ये बहुत जरूरी है। तमाम आई स्पेशलिस्ट आरओपी को जज नहीं कर पाते और ना उसको डायग्नोज कर पाते। सो स्पेशली ट्रेंड लोग जो होते हैं, जिनको जो बच्चों की आईज को देखना या बच्चों की आईज के पर्दे को देखना समझते हैं और आरओपी की स्टेजेस को समझते हैं कि इसमें इसको डायग्नोज कर सकते हैं, उसी को वही डायग्नोज भी करेंगे और वही उसको आगे मैनेज भी करेंगे। अच्छा, मैनेज करेंगे। दूसरा ये कि क्या उनको सिर्फ देखने से, एक एग्जामिनेशन से अंदाजा हो जाता है पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कि अच्छा ये गड़बड़ है कोई, या कोई टेस्ट होते हैं? जी नहीं, इसको हम फिजिकली एग्जामिन करते हैं, लेकिन आजकल हाई टेक कैमरास ऐसे आ चुके हैं जिसमें बच्चों की रेटिना को इजीली आप विजुलाइज कर सकते हैं और इसका मदद से हम ये भी कर सकते हैं कि हम उनकी कहीं अगर दूर दराज एरिया में हैं और वो उस हॉस्पिटल में वो कैमरा मौजूद हो तो वो अपने बच्चे की आंख की तस्वीरें हम तक पहुंचा दें और हम तो आसान हो गया। जी, तो इसको हम टेली ऑप्थेल्मोलॉजी या टेली मेडिसिन के जहाँ पे डॉक्टर नहीं भी है ट्रेन, तो वहाँ पर आपसे पिक्चर भेज के उससे और ये दुनिया में बहुत जगहों पे ऐसा किया जा रहा है, बिकॉज हर जगह पे इतने स्पेशलाइज्ड लोग नहीं बैठे होते और उसका फायदा ये हो जाता है कि अननेसेसरी रेफरल्स टर्शरी केयर में नहीं होते। हम उन्हीं बच्चों को कॉल करते हैं जिनको जरूरत होती है। एक कॉलर है, मियां चन्नू से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह बख्श बात कर रहा हूँ मियां चन्नू से। जी जी, अल्लाह बख्श साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरा बच्चा पैदा हुआ था पूरे 9 मंथ में ही, तो उसमें कुछ पेट में मसला है उसके, पता नहीं वो डबल पेट हो जाता है या क्या, कुछ इस तरह का है। अच्छा, ये हमारे मौजू से मुताबिकत नहीं रखता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस पर किसी दिन कमेंट ज़रूर ले लें, क्योंकि आज हमारा मौजू भी डिफरेंट है, डॉक्टर भी डिफरेंट है। आई थिंक आप इस पर बेहतर कमेंट नहीं कर पाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, प्री मैच्योर बच्चों के अलावा, चूँकि आपने बात इससे पहले की भी थी कि अच्छा उनका वेट अगर कम है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसी क्या गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से ये चांस बढ़ जाता है कि जो बच्चा पैदा होगा उसको आरओपी हो सकता है? वो चाहे प्रेगनेंसी स्ट्रेस या कोई और एलिमेंट हो सकता है, क्या ऐसे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जी देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक तो देखिए मदर की एज, मदर की हेल्थ, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ का होना और ट्विन बर्थ्स, ट्विन प्रेगनेंसी का होना। अच्छा। और सर्टेन इन्फेक्शंस ऐसी हैं जो कि प्री मैच्योर लेबर को इंड्यूस कर सकती हैं। ठीक है। तो ये फैक्टर्स अगर होंगे तो प्री मैच्योर
लेबर होता है और प्रीमेच्योर बर्थ बढ़ जाता है इसका आरोपी। तो दुनिया में इस पे काम किया जा रहा है कि अगर मदर की एज बहुत कम हो या उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो या ट्विन बर्थ्स हैं, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर काम किया जाता है कि आप प्रीमेच्योर बर्थ को किस तरह प्रिवेंट किया जाए। बिल्कुल, बहुत से मुल्कों में ऐसा हो भी रहा है कि वो हॉस्पिटल्स में एडमिट रखते हैं उनको। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज़ द मेन की। और आप जब अगर प्रिवेंट करें प्रीमेच्योर बर्थ को, अगर नहीं कर सकते तो आप आरोपी को प्रिवेंट करने की कोशिश करें और वो हम उसकी बर्थ के दिन से ही वो प्रिवेंशन के इंतजामात होने चाहिए इन द नर्सरी। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैनेज करने की बात हम जरूर करेंगे। आपने जो कि वर्ड यूज किया मैनेज, ट्रीटेबल होता है ये? जी, इट्स वेरी मच ट्रीटेबल अगर हम इसको टाइमली डायग्नोज कर लिया जाए। अल-शिफा आई ट्रस्ट में हम आरोपी स्क्रीनिंग का जो हमने सिलसिला शुरू किया वो 2010 से था। इस पूरे इलाके में पहले हमने खुद अपने हॉस्पिटल्स में ये काम शुरू किया, अपने जो बड़े हॉस्पिटल्स की नर्सरीज़ हैं उनको विज़िट किया, वहाँ से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की, डॉक्टर्स के साथ मिलके टीम्स बनाई जो हमें रेफ़र करते थे और हम वो बच्चे एग्ज़ामिन करते थे और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। और फिर अब अल-शिफा आई ट्रस्ट में हम अपने फ़ेलोज़ को ट्रेन कर रहे हैं जी, जो कि पीडियाट्रिक फ़ेलोज़ जो आप डॉक्टर्स जो कि आरोपी स्क्रीनिंग हमारे साथ वो एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं एंड देन दे कैन गो टू देयर ओन हॉस्पिटल्स एंड एल्सवेयर जहाँ पे ये वो स्क्रीनिंग का अमल जारी कर सकते हैं। तो एक लिहाज से हम वी आर ट्राइंग कि हम जितना भी इसमें इस चीज़ को राइज करें और फैलाएं अमंग्स्ट द एंड ऑल्सो द एक्सपर्टीज़ जो हम लोगों तक पहुँचाएँ अपने मेडिकल साइट। 16,000 बच्चों का इलाज किया है जी बिल्कुल, हमारे बहुत रेगुलर स्क्रीनिंग हो रही है और उसमें बहुत बड़ा नंबर है जो कि हम रजिस्टर करते हैं। इस्लामाबाद सर फहरिस्त और नर्सरी जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो पिम्स हॉस्पिटल की है और वहाँ के न्यूनेटोलॉजिस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रिवेंटिंग आरओपी एंड इन द रेफरल ऑफ पहले आपको बता सकता है कि देयर इज समथिंग जो कि चेक होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये हमारा टीम वर्क होता है, न्यूनेटोलॉजिस्ट एंड ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। देखिए, एक होते ही इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अर्ली स्टेजेस ऑफ आरओपी आर वेरी ट्रीटेबल, वो बगैर नज़र पे असर डाले वो ख़त्म हो सकती हैं। और अगर डिले होगा तो फिर अगर डिले हो जाता है तो बाज़ दफ़ा उसको सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन बहरहाल ट्रीटेबल होता है। जी, सर्जरी भी अल-शिफा आई ट्रस्ट में हमारे जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं वो दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड टू परफॉर्म दैट। ये अच्छी बात है कि वी हैव द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि हम ये कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, बहुत इंपॉर्टेंट ये मौजूद था और ये बड़ा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए जानना, स्पेशली जब हम देख रहे हैं प्री मैच्योर बर्ड्स और उसमें अगर आपने चेक नहीं कराया तो फिर जाहिर है कि आप अगर चेक नहीं कराएंगे तो फिर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब बात हम पाकिस्तान की इकॉनमी की करते हैं। क्रेडिट रेटिंग की बैनुल-अक़वामी एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी करते हुए आउटलुक मुस्तहकम से मस्बत कर दी है। रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के मकामी और गैर मुल्की करेंसी जारी करने और गैर महफूज कर्जों की दर्जाबंदी को CAA3 से अपग्रेड करते हुए CAA2 कर दिया है। मूडीज़ की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी का फैसला मुल्क की मईशत की सूरत हाल में बेहतरी, बैरूनी खातों की अच्छी सूरत हाल, इसकी वजह से किया गया। और मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट खतरा कम होकर CAA2 की दर्जाबंदी के मुताबिक हो चुका है। इस पर बात करेंगे। खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने वक्त दिया। खाकान साहब, ज़ाहिर है ये स्टैट्स कुछ ऐसे और ये टर्म्स जो कि आम इंसान को समझ नहीं आती, आम शहरी को समझ नहीं आती, तो मैं आपसे इसलिए कमेंट लूँगा, क्या हम समझें कि पाकिस्तान की मईशत थोड़ी सी बेहतर हुई है? पाकिस्तान की मईशत टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि कोई भी मईशत बिहेव करती है IMF की इंगेजमेंट के बाद। लोगों के लिए इससे मतलब ये है कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 38% पे थी, अब कीमतों के बढ़ने की इशारा 12% हो गई है। सो लोगों पे नंबर 1 ये इम्पैक्ट है। रुपया कमज़ोर होकर 315 पे चला गया था अगेंस्ट द डॉलर, अब 278 पे स्टेबल है। अब खाकान नजीब साहब साथ मौजूद हैं जो है वो नहीं हो रही है। जी अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा सर। जी सो कोई अनकंफर्टेबल मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का एक्सटर्नल का खसारा है वो संभल गया है, एक स्टेबिलिटी सी वहाँ है। रिजर्व्स $4 अरब से $9 अरब पे बिल्ड हो गए, इंपोर्ट कवर आ गया है, डिफॉल्ट का रिस्क चला गया। इस सब को देखते हुए पाकिस्तान की एक्सटर्नल पोजीशन बेहतर होती हुई ये एक मेन जोज है जिसकी वजह से आपने ये देखा कि मूडीज और इससे पहले फिच ने भी आपकी एक नॉच रेटिंग बेहतर की है। पर हैविंग सेड दैट, मैं फिर कहूँगा कि
जो CAA2 रेटिंग इस वक्त है, ये भी एक हाई रिस्क रेटिंग है. देयर इज अ लॉट ऑफ ग्राउंड दैट पाकिस्तान हैज टू कवर टू कम टू अ मोर कंफर्टेबल इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग. इसमें मैक्रो स्टेबिलिटी का स्ट्रेंथन होना, एक्सटर्नल पोजीशन का बेहतर होना, IMF के प्रोग्राम का इजरा होना, अभी भी एक डिले है उसमें, $26 अरब हमने जमा करने हैं. इससे एक मदद मिलेगी उन $26 अरब को भी जमा करने में, बिकॉज इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं कि यू आर एटलीस्ट ऑन द राइट पाथ इन अ स्लोअर वे. 2013 में भी ये रेटिंग बेहतर हुई थी. ये है एक ओवरऑल तनाजुल जिसमें पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ है. और सर इसमें क्योंकि बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, मैं अगर सिर्फ डेट रीशेड्यूलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग पर आपका कमेंट लूँ, उसकी इस वक्त मौजूदा हालात में इकॉनमी को बेहतर करने की सिग्निफिकेंस क्या है? सिर्फ डेट रीशेड्यूलिंग की कितनी सिग्निफिकेंस है इस वक्त? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने रखी है. मतलब आज से काफ़ी अर्सा पहले एक मेजर एंकर ने मुझे इंटरव्यू किया, मैंने तब भी कहा था कि पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग होने वाली है पब्लिक सेक्टर एक्सटर्नल डेट की प्लस IPPs का जो चाइनीज़ डेट है उसकी. इससे आपको स्पेस मिलेगी टू डू द वर्क दैट यू वांट टू डू. बिजली की कीमत संभलेगी, एक्सटर्नल का जो आपके चैलेंजेस हैं वो हैंडल होंगे. सो डेट रीप्रोफाइलिंग की अब गुफ्तगू शुरू हुई है, टीम्स बन रही हैं, टास्क फोर्सेस बन रही हैं. डिटेल में जाके आपको एक एक प्रोजेक्ट को देखना पड़ेगा. IPPs के एक्सटर्नल में $12 अरब का डेट है. क्लियर कर दूं, 5 अरब सऊदी अरेबिया, 4 अरब चाइना, 3 अरब UAE. इसको रीप्रोफाइल करना है. ये हम हर साल करते हैं. इस पे सोचिए कि इसको कैसे लॉन्गर टर्म रीप्रोफाइल कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, दैट इज अवेलेबल. पाकिस्तान पॉवर्टी फॉर डेट बॉन्ड्स इशू कर सकता है, दैट इज अवेलेबल. पाकिस्तान के जो पैसे वापस जाने होते हैं मल्टीलैटरल्स को, उसके लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स का इजरा किया जा सकता है. सस्ते 25 से 30 साल के लोन लिए जा सकते हैं 2.5-3% पे. ये है एक ओवरऑल तनाजुल पाकिस्तान के डेट का. आई एम रियली ग्लैड दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबल है अगर ये सारी एडजस्टमेंट्स की जाएं. हुकूमतें या अथॉरिटीज़ पिछले कई सालों से अभी तक इस पूरी चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पा रही उस तरह से, और उसकी वजह ऑफ कोर्स वही है. इन द एंड ऑल आर प्रॉब्लम्स इन द एंड आर प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंस रिलेटेड. ये टेक्निकल प्रोफेशनल काम है जो कि हो नहीं सकते टास्क फोर्सेस से अलोन. दे हैव टू हैव वेरी वेरी स्मार्ट प्रोफेशनल्स जो ये सारे काम करें. इसकी मिसाल यूं है कि 10 से 11 PhDs आते हैं IMF से जब आप निगोशिएट करते हैं. बिल्कुल. वो अपने हर एरिया के PhD भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, यही काम करते रहे हैं. जी खान साहब, एक चीज़ और भी जा रही है, तो आपने बड़ा अच्छा एलेबोरेट कर दिया, लेकिन FBR से मुतालिक भी कमेंट मैं ज़रूर आपसे लूँगा कि खबरें तो वहाँ से भी अच्छी नहीं आ रही. अगस्त और सितंबर से मुतालिक जो मेजर शॉर्टफॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसका भी एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पर. आपने जितने इम्पोर्टेंट सवाल किए हैं इस पे हमें पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा सो दैट इसकी क्लैरिटी आए. सो लेट मी ट्राई एंड से दिस. देखिए FBR जहाँ पे खड़ा हुआ है 13,000 अरब का टारगेट 40% बढ़ा के, एग्जैक्टली 38% बढ़ा के, इन अ स्लोइंग इकोनॉमी and trying to get monies from the same people is a tough task for anyone. ठीक, एक बात. फिर हम FBR में इस वक्त मेजर चेंजेस देख रहे हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स देख रहे हैं, सो देयर कम्स एन डिस्कम्फर्ट. और फिर हम दोबारा रिलाई कर रहे हैं कि एक बाहर का एजेंट जिसका नाम मैकेंजी है वो आएगा और पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा. मैं हमेशा कहता हूं कि अपना C-suite बिल्ड कीजिए. इसका मतलब होता है CEO, CFO, CTO, CLO, ये सारी स्वीट बिल्ड कीजिए, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाइए कि वो ये काम कर सकेंगे, वो ये काम कर सकेंगे. और ये वाकई ये बड़ा ज़रूरी है. वक्त बड़ा मुख्तसर था लेकिन आपने ज़रा इसको एलेबोरेट कर दिया. बहुत शुक्रिया. नजीब साहब साथ मौजूद थे. नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आएंगे साथ रहिए. वेलकम बैक. अल्लाह आप सबको महफूज रखे. आपसे कुछ देर पहले इस्लामाबाद में भी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी, मुल्तान, फैसलाबाद और इसी के साथ साथ KP के कुछ शहर ऐसे जहाँ से रिपोर्ट हुआ है कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.8 बताई जा रही है और गहराई जो है 215 किलोमीटर बताई जा रही है. और बहरहाल ये तो हम ज़लज़ले की बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत से इलाकों से बारिश की रिपोर्ट भी हो रही है. कहीं पर तेज़, कहीं पर हल्की बारिश हो रही है. बढ़ते हैं आगे. ये जो ज़लज़ला, ये जो बारिश, ये जो मौसम, इसकी हम बात करते हैं. समटाइम्स आपके अंदर का मौसम भी आपको बड़ा डिस्टर्ब करता है. आपको ये लगता है कभी कभी कि आपकी ज़िंदगी में ज़लज़ला आ गया है. ये मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारा मौजू कुछ ऐसा है. एक सवाल लेकर हम गए और हमने लोगों से सवाल किया,
जो अक्सर हम टर्म यूज़ करते हैं, मेरा दिल टूट गया है, ये मेरे दिल में दर्द हो रहा है, या मेरा दिल डूब रहा है, ये दिल का टूटना, ये क्या वाकई एक इस्तिलाह है? क्या वाकई कुछ ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में कि आपका दिल टूट जाता है? एक टर्म यूज़ होती है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, ये क्या है? और क्या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम से खुदा ना खास्ता आपकी मौत भी वाकई हो सकती है? आज इस मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है। लेकिन जब सवाल लेकर हम लोगों के पास गए और मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स के लोगों से हमने ये सवाल किया कि दिल टूटना, आपकी इस बारे में राय क्या है, क्या उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। दिल आपका टूट जाता है, योर हार्ट ब्रोकन, और आप बहुत डिसअपॉइंट होते हो, पर आई डोंट थिंक सो ये फिल्मों में ही होता है कि भी मर गए, जान दे दी, नॉट इन रियल लाइफ। इस तरह का कोई सुना मतलब सामने की बात नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इट डज़ नॉट रिलेट टू एनी गम, मोहब्बत, ये वो मतलब इमोशनली ज़्यादा उसको डीप ले जाए तो हो सकता है। ये हमारे शहर हैं पश्तो का खातिर अफरीदी, तो उनकी मौत वाकई इस वजह से वाक़ हुई थी कि उनका दिल टूट गया था। दिल टूट जाने से तो मोहब्बत मौत तो नहीं हो सकती है, बट ज़िंदगी बिगड़ जाती है बंदे की। अगर तो मोहब्बत दिल से की जाए और उसके अंदर खालस एक दूसरे से की जाए तो डेफिनेटली ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। अगर तो आपको सच्ची मोहब्बत है और वो शख्स आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी मौत वाकई हो सकती है। मौत वाकई हुई ऐसे दिल की आज तक नहीं सुनने में आया। दिल टूट गया तो यही समझ आता है बंदा शायर हो गया। ये लोगों की राय थी। आप अपनी राय हमें व्हाट्सएप पर जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये इतना लाइटर साइड टॉपिक नहीं है। वाकई दिल टूटना, ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, ये बड़ा खतरनाक होता है। इस पर आज हमने बात करने हमें कॉल भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है आपका दिल टूटा है, जिसने तोड़ा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसका सवाल भी नहीं करूंगा। अगर लगता है कि दिल टूटा है, कॉल कीजिए, कोशिश करेंगे कि आपका दिल जोड़ने की एक छोटी सी काविश इस सेट से हो जाए। हमारे साथ वन ऑफ आवर फेवरेट डॉक्टर रूबिया उस्मान मौजूद है, जनरल फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। उस्मान साहब ने कोई दिल तो नहीं तोड़ा आपका? उसकी मिसाल ये अच्छा पूछा आपने। फिर मैं सवाल उनसे कर लूंगा बाद में किसी वक्त। डॉक्टर रूबिया, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या होता है? ओके, सो दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड 91। तो ये एक्चुअली इसको नाम टाइटल देके प्रॉपर डिस्कवरी एक जापानीज साइंटिस्ट ने किया था कि उसने ये देखा कि लोग कुछ की अमवात वाक़या हो रही थी जिनमें कोई फिजिकल चीज़ नहीं पाई जा रही थी। सो दे डिस्कवर्ड दैट दिस वाज बिकॉज ऑफ सडन स्टॉपिंग ऑफ द हार्ट व्हिच हैपेंड बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस। अब वो अगर थोड़ा लाइटर नोट पे जाएं तो द स्ट्रेस कैन बी इमोशनल, सो इट कैन बी बिल्कुल आपका हार्ट दिल टूटना वो बिल्कुल हो सकता है, जो शायर जिसके बारे में सदियों से लिखते आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इस पॉइंट पे बल्कि इसलिए शायर बन गए कुछ लोग। आई वाज गोइंग टू से कि आज मैं भी सोची थी कि मेरा दिल शायद नहीं टूटा इसलिए मैं शायर नहीं हूँ, वरना आज आपके शो पे अच्छी खासी शेरो शायरी हो सकती थी। लेकिन द अदर थिंग इज दैट साइंटिफिकली स्पीकिंग देयर इज आल्सो सम इंफॉर्मेशन जिसमें ये पता चला है कि सडन लेवल्स ऑफ एड्रेनलिन जब हाई होता है, सो एड्रेनलिन हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, तो अगर स्ट्रेस हार्मोन का लेवल सडनली बढ़े तो वो आपके दिल पे इम्पैक्ट करता है। ओके, सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द हार्ट अटैक जो हम नॉर्मल सुनते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उसमें आपका जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती हैं। इसमें देयर इज नो ब्लॉकेज, so this is actually literally reduced supply to the heart या damage to the heart because of this stress hormone. अब ये stress hormone emotional stress, physical stress, surgery, trauma of any kind, मौजूदा हालात में financial stress, you never know. And the other thing is that it can also be because of certain infections which will then put a strain on the heart. COVID के बारे में बहुत मशहूर था, जो हमारे यहाँ बहुत skeptical हो रहे थे लोग कि जी COVID से कैसे लोग फौत हो रहे हैं, but the reason was कि वो आपके हार्ट पे भी स्ट्रेन डाल रहा था। सिर्फ उसका एक इम्प्रेशन। एक कॉलर है, कोमल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोमल, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे इस पर थोड़ा सा कंसर्न है कि मतलब दिल टूटने से मौत किस तरह हो सकती है, क्योंकि इस तरह तो काफ़ी बार हमने देखा है कि अक्सर हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं कि यार ये हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तुम ना हुए तो मैं मर जाऊंगा, बट जब वो सिचुएशन आती है तो हम ग्रेजुअली उसे सर्वाइव कर जाते हैं। तो या फिर इस तरह भी होता है कि मतलब कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता, मतलब हम उस सिचुएशन को। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया कोमल के। वाकई डॉक्टर रूबिया, समटाइम्स ये होता है कि आप ये सिर्फ किसी को देखते हैं सिचुएशन में, आप कहते हैं खुदा ना खास्ता मेरे साथ ये मामला हो तो मैं तो मर जाऊंगा, बट आप जब ऐसा मामला हो तो आप आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। अरनीब, क्या सवाल करना चाहेंगी? नहीं, मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि जब आपको सडन शॉक पहुंचता है ना तो आपका दिल बाकी बंद हो जाता है। दिल टूटने से मुराद ये डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं दिल टूटने में। यहाँ आपको शॉक पहुंचता है, कोई बहुत बड़ा मतलब मिसहैप हो जाए आपकी लाइफ में, सदमा, तो उससे आपका दिल एकदम पंप करना छोड़ दे
तो आपकी मौत वाकई लोगों की हो जाती है और ऐसे केसेस मैंने देखे भी हैं। आपने कैसे देखा डॉक्टर भैया, वाकई ऐसा होता है दिल पंप करना बंद कर देता है? जी एब्सोल्युटली, और कोमल की बात बिल्कुल लेजिट थी। सो व्हाट हैपेंस कोमल इन यूजुअल सर्कमस्टांसेस इज कि अगर आपकी सेहत अच्छी है, अगर आप हेल्दी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका हार्ट या आपकी बॉडी रिकवर करने की कोशिश करती है। ठीक है। जो एक्चुअल ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, जो कार्डियोमायोपैथी है एक स्पेसिफिक काइंड की, वो कार्डियोमायोपैथी यूजुअली तब होती है जब ये स्ट्रेस परसिस्टेंट और रिपीटेड हो। Okay. So there are some, बल्कि देयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो ब्रोकन हार्ट से सर्वाइव भी कर जाएंगे। ठीक है। कुछ अरसे तक उसके बाद उनको सिम्टम शायद होते रहें, कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहे, लेकिन जनरली दे विल नॉट डाई, व्हिच इज गुड बिकॉज़ वी डोंट वांट देम टू डाई। Yes. लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो एक एक्चुअल डिसऑर्डर है। सो आफ्टर ऑल देयर बी अ स्ट्रक्चरल डैमेज टू योर हार्ट। अगर हार्ट की स्ट्रक्चरल डैमेज होती है तो किसी न किसी पॉइंट पे उसे गिव अप करना है, या ये भी हो सकता है कि आपकी खुदा ना खासा आप फौत ना हो, लेकिन आपको और प्रॉब्लम शुरू हो जाए, हार्ट फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाए, हार्ट पंप ना करे ब्लड। तो ये बात बिल्कुल दोनों की, यानी जो भी एक स्ट्रेस एलिमेंट अगर उसको हम देख लें, या किसी भी दिल टूटा है, आपको ये वर्ड यूज करते हैं दिल टूट गया, वरना ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं, वो जो डैमेज है वो परमानेंट होता है चाहे उसका मैग्नीट्यूड जितना भी हो? I would like to say कि नहीं, because the research that I read mostly said कि the damage can be reversed. खुदा ना खासा किसी केस में अगर fatal हो तो obviously they're not, because if it's fatal then your heart will expire eventually. But in non-fatal cases में ये it will gradually heal and repair itself. It will take time, लेकिन वो कर जाता है। Okay. But आज शायर कितने खुश होंगे सारी बातें सुन के, I don't know. वो नई शायरी करेंगे इस पे। डॉक्टर क्या ये भी होता है कि बुजुर्ग जो कि हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अपने फैमिली में उनको चूँकि इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते, ना फाइनेंशियल मामलात में, ना डिसीजन मेकिंग में, ना बाहर ले जाने में, जनरली भी चीज़ों को लेकर आप उनको थोड़ा सा रखते हैं साइड पे, चूँकि आपको अवेयरनेस नहीं होती है। आप इसलिए तो नहीं कर रहे कि आप खुदा न खासा चाहते हैं कि बीमार हो जाएं, आपको लगता है शायद ये है कि अच्छा मैं अगर डिस्कस करूँगा शायद और स्ट्रेस ले लेंगे या इस तरह के मामला, या आपको लगता है कि नहीं और दे आर वीक, आपको लगता है कि नहीं दे शुड टेक रेस्ट, और उनको ये लगता है कि यार मुझे बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है। वो जो आपने पेरेंट्स को निगलेक्ट किया, क्या उससे भी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम ट्रिगर होता है? It has to be sudden surges in hormones like adrenaline. तो यानी कि ये सडन शॉक, सडन सदमा, सडन किस्म का बॉडी को एकदम झंझोड़ने वाली हद तक का इंसिडेंट होता है यूजुअली। स्लो प्रोसेस में दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस, उसका भी इम्पैक्ट होता है डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दैट। Stress affects us tremendously in so many ways, head to toe. और ये बात हम रोज देखते हैं, we see this on everyday basis. I'm seeing lots of young patients with hypertension, high blood pressure, और ये भी एक इसी का ही पहलू है। बिल्कुल सही। And some people who die, जिनके साथ ये होता है कि सडन हार्ट पे ना भी असर हो, ब्लड प्रेशर सडनली सर्ज करता है, they can have a stroke. तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज दैट आपको सडन स्ट्रेस, सडन सदमा आपको डैमेज कर सकता है। निगलेक्ट ऑफ एल्डरली एक बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जानबूझ के नहीं निगलेक्ट होती है। वी हैव रियली बिजी हेक्टिक लाइफस्टाइल्स। अनफॉर्चुनेटली टाइम्स के साथ ये होता जा रहा है, देयर आर पीपल, अब मैं डेली बेसिस मिलती हूँ जिनकी 2 जॉब्स हैं, या वो मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी जाते हैं, शाम को नौकरी करते हैं, या वो सुबह नौकरी करते हैं, शाम को घर आके देखते हैं। उस सिचुएशन में आपके एल्डरली निगलेक्ट होते ही होते हैं, विच इज़ रियली सैड। एंड I think the common theme should be, because we always have to lead with hope, वो ये होना चाहिए कि आप अपना ख्याल इतना रखें कि आपकी जो है वो इस तरह की आपकी ज़िंदगी हो कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस जो है आप उसे रिकवर कर सकें। तो आप हेल्दी ईट करें, टाइम पे सोएं, 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम जो है आप अपनी एक्सरसाइज करके, वर्जिश करके अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करें। आप पेयरिंग पहनने को मसला नहीं गिर जाता कभी कभी। अच्छा, कॉलर्स हैं हमारे साथ। सजाद हैदर है फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या दिल टूटने से किसी की डेथ मुमकिन हो सकती है कि नहीं? ठीक है, यही हमारा मौजू है, इस पर आप हमारा पूरा सेगमेंट मुकम्मल देखिए। एक और कॉलर लाहौर से हमजा इरशाद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। दिल टूटा है क्या? हाँ जी दिल टूटा है जी। दिल क्यों नहीं टूटा? अच्छा, फिर क्या किया आपने? हाँ जी, बहरहाल मैंने 3-4 साल बड़ी मुश्किल से निकाले हैं, और अभी तक शादी नहीं हो पा रही। अच्छा, आपकी या उनकी? नहीं, उनके तो 4 बच्चे भी हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, राइट। एक और कॉलर है हमारे साथ, उस्मान। अस्सलाम वालेकुम जी। मियां होंगे मेरे। वालेकुम सलाम। सर, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या दिल टूटने से जो है मौत वाक़ई हो सकती है? अगेन द सेम क्वेश्चन, यही हमारा मौजू है, दिल टूटने से यानी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम से क्या मौत वाक़ई हो जाती है, और यही हमारा सवाल था। लेकिन उस्मान, मैं आपसे अगर सवाल करूं, आपके ख्याल में क्या आपने आसपास देखा होगा, क्या आपके सामने कभी ये मामला है किसी ने कहा कि मेरा दिल टूट गया, मैं मर जाऊंगा, और वाकई खुदा न खास्ता उसकी डेथ हुई हो? क्या आपने ऐसा केस देखा है?
मेरा अपना ये ख्याल है कि डेथ नहीं होती है, लेकिन ये है कि अगर पहले से कोई इस तरह की मेडिकल कंडीशन हो तो वो इफेक्ट कर सकती है। बिल्कुल, यही हमारा मौजू में हम आगे बढ़ते हुए डिस्कस ये करते। अच्छा डॉक्टर रूबिया, 3 कॉलर्स आ रहे हैं, जो एक तो ऐसा मौजू है जिस पर ज़ाहिर है हम देखते हैं कि बहुत से नौजवान ये कहते हैं जी नई शादी हो सकी, नई बात बन सकी, दिल टूट गया, आगे शादी भी हो गई है, फैमिली लाइफ चल रही है, अल्लाह उन्हें खुश रखे। यहाँ से जो लोग हैं वो अपनी लाइफ को रोक के बैठ गए हैं, ये लाइफ आगे नहीं बढ़ा रहे। ये कितना ज़रूरी होता है कि अगर दिल वक्ती तौर पर टूटा भी है, ज़रा जोड़ें और आगे बढ़ें। देखिए, you have to be a little bit selfish. So you have to be selfish in love as well. And I can say that now because now I'm in my 40s. लेकिन the fact is this कि आपको ज़रूर रिपेयर और हील करना है. Life has to go on. देखिए, उनकी शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए. Why are you holding yourself back? You should go enjoy yourself as well. Get married, have a spouse, have a companion. And शादी is not just about दिल जोड़ने की बात. It's also about friendship. It's also about companionship. It's also about later on अपनी future की planning, hope जो मैं बार-बार एक थीम मेरा कॉमन थीम होता है. So definitely you need to repair yourself, pick yourself up and get on. And maybe this should be a lesson for us कि next time जब आप जाएं ऐसी सिचुएशन में तो अपने आप को थोड़ा मुहतात रखें. मुहतात रहें और ज़रा रुक के सोच समझ के चलें. पहले से पूछ लें कि अच्छा मामला आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा. लगता है कि अगर अम्मी नहीं मानेंगी तो भाईजान मेहरबानी करें, कंट्रोल योर हार्ट. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी. नाज़रीन ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अब बात करेंगे म्यूज़िक की, और म्यूज़िक की हम बात करें तो जब हम बात करते हैं ना OST की, जब हम बात करते हैं जिंगल्स की, जैसे कि आजकल का एक ड्रामा जर्द पत्तों का बन, जो कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ज़राई मिल रही है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ना सिर्फ उसके मौजू की वजह से, उनके किरदारों की वजह से, उसके प्रोडक्शन की वजह से, बल्कि उसके OST उसके जिंगल्स की वजह से भी. और जर्द पत्तों का बन, जो कि कशिफ फाउंडेशन और MD प्रोडक्शन के कोलैबोरेशन से बन रहा है, और इसमें ना सिर्फ ख़वातीन के हुकूक इस पर बात है, बल्कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसे इशू को भी बड़े ही अलग से अंदाज में इसमें डिपिक्ट किया गया है. तो मैं सारी बात इस ड्रामे की नहीं कर रहा, चूँकि मैंने कहा था ना OST एंड जिंगल पकड़ो, ये क्या ज़बरदस्त अंदाज आया इसमें. पहले सुनवाते हैं आपको हसन बादशाह का. देखो पढ़ना चाहे लड़की, अरे चिकड़ो आगे बढ़ना चाहे लड़की. पढ़ लिख गई तो बदनामी होगी, पिंड में हम सबकी नाकामी होगी. कुछ बन के ये हम सांप के जैसे लड़ना चाहे लड़की. अरे पकड़ो देखो पढ़ना चाहे लड़की. अरे क्या बात है. अच्छा, एक और सुनवाऊंगा आपको, तो आपको बिल्कुल एक नया अंदाज मिलेगा. कोई नगमा इश्क इसी ड्रामे में, वो भी जरा सुनवाते हैं. कोई नगमा इश्क गाए न गाए, कोई नगमा इश्क गाए न गाए, के फिर मुझसे दीवाना आए ना. क्या ज़बरदस्त अंदाज है. हसन बादशाह ज़बरदस्त मौसीकार हैं, गुलकार हैं, लिरिसिस्ट, कंपोज़र. वो चाहे फिर अली ज़फ़र के बहुत से गानों की म्यूज़िक कंपोजिशन हो, या आतिफ असलम के कुछ गाने ऐसे जिनकी कंपोजिशन वो इस वक्त कर भी रहे हैं. बहुत से हिट गाने मैंने कंपोजिशन इनकी है जिनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो हसन बादशाह आज साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. हसन, जॉनरा आपका क्या है? चूँकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत वर्सटैलिटी है. मैं आपको ये बताऊँ, मेरे पास अक्सर जब क्लाइंट्स आते हैं ना कोई गाना बनवाने, तो वो मुझे कहते हैं कि बादशाह भाई गाना बनवाना है. सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको किस तरह का गाना चाहिए. वो कोई ख़ास एक जॉनरा बताते हैं, मैं फिर उस जॉनरा के उनको गाने सुनाना शुरू कर देता हूँ या बनाना शुरू कर देता हूँ. फिर वो फिर मुझे कहते हैं आपका ये जॉनरा है. फिर मैं उनको कोई और जॉनरा के सुनाने शुरू कर देता हूँ. तो अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की तरफ से है, मेरा कुछ नहीं है. तो आज तक मेरे काफ़ी क्लाइंट्स को यही नहीं पता कि मैं कौन सा, मेरा जॉनरा कौन सा है. तो फ्लूट का पहले शौक हुआ, कीबोर्ड की तरफ पहले आए, हाउ डिड यू स्टार्टेड? मेरे जो बड़े भाई हैं उस्ताद बाकिर अब्बास फ्लूट प्लेयर हैं. शायद आपने उनको अक्सर टीवी पे देखा होगा. अभी रिसेंटली उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है. तो ये तो घर में ही मेरे वो उस्ताद घर में ही थे. मेरे वालिद साहब जो मैडम नूर जहाँ के कई गानों में उन्होंने वायलिन प्ले किया. उनकी जो फिल्म्स में जो राई साहब की जो फिल्में होती थी उसके बैकग्राउंड स्कोर में जो ब्रास सेक्शन था वो मेरे वालिद साहब. मेरे दादाजी जब यूनाइटेड इंडिया हुआ करता था, तो जब क्वीन का जो वेलकम के लिए जो ब्रास बैंड था गोरों का, उसमें मेरे दादाजी उनके बैंड मेंबर थे.
तो इसलिए ये घर से ही चलता आ रहा है। जी जी। अच्छा, गुफ्तगू हम करेंगे साथ साथ। जर्द पत्तों का बन के हमने 2 तो सुनाए पॉप पोर्शंस बड़े मजे के। जी जी। कौन सा हमें लाइव सुनाना चाहेंगे? मैं बल्कि आपको बताता हूँ, ये जर्द पत्तों के बन में आजकल ना ये काफ़ी चल रहा है और लोग बड़ा इसको पसंद कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा वही सुना देता हूँ। जी जी प्लीज़। वो अभी लोग सुनेंगे तो उनको समझ आ जाएगा। ठीक है। कोई नग़्मा-ए इश्क़ गाए न गाए, कोई नग़्मा-ए इश्क़ गाए न गाए, कि फिर मुझसे दीवाना आए न आए, कोई नग़्मा-ए इश्क़ गाए न गाए। पहुँच ही गया हूँ तो अब मर के उठूं, पहुँच ही गया हूँ तो अब मर के उठूं, मुक़द्दर फिर इस दर पे लाए न लाए, मुक़द्दर फिर इस दर पे लाए न लाए, कि फिर मुझसे दीवाना आए न आए, कोई नग़्मा-ए इश्क़ गाए न गाए। वाह, बहुत सूदिंग आवाज़ है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसी जर्द पत्तों के बन में चूंकि हम बार बार आपको सुन रहे हैं, जी जी जी, तो उस पर भी आएंगे बार बार, क्योंकि हम सुन तो रहे हैं उसको, लेकिन जो हमने जिक्र किया अली ज़फ़र के बहुत से गाने की कंपोजिशन, जी जी, और इसी के साथ साथ हम आतिफ असलम के लिए जी जी, मैं उनके आतिफ भाई के भी मैं कर रहा हूँ काम। ये भी रबीउल अव्वल में उनकी नात भी आ रही है। अच्छा, उसको लिखा भी मैंने, लिरिक्स कंपोजिशन उसका म्यूजिक वगैरह सब मैंने किया है। राहत फ़तेह खान साहब की भी एक नातिया कवाली आ रही है। अच्छा, वो भी मैंने उसका म्यूज़िक किया। तो अभी शफकत भाई, मैं जितने भी पाकिस्तान के जितने भी सिंगर्स हैं ऑलमोस्ट मैं सबके साथ ही काम कर चुका हूँ। हदीका जी हो गई, आयमा बेग हो गई, फिर शफकत अमानत भाई हो गए, इन सब के मैं गाने बना रहा हूँ। सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करके मज़ा आता है? सबकी अपनी अपनी महक था ना, सबकी अपनी अपनी महक, इसमें कोई शक नहीं, सबका अपना अपना नाम, अपना अपना मुकाम भी है। जी जी, अल्ले, जी जी जी, अगर वो थोड़ा सा हो जाए। जी जी जी, ये मैंने 2 साल पहले बनाया था। पूरी दुनिया में आपने भी बल्कि सुना होगा। बिल्कुल, सबने सुना, बार बार सुना है। अले रे अले मुझा मार बड़ा, ए मुझा जोगियाड़ा, ए मुझा सांगियाड़ा, मारुड़ा मिठड़ा मुझा, मारुड़ा सांगियाड़ा मुझा, अले रे अले मुझा मार बड़ा, ए मुझा जोगियाड़ा, ए मुझा सांगियाड़ा, मारुड़ा मिठड़ा मुझा, स्वामी आया मुना सुन्याता, जोगी आया मुना सुन्याता, जोगी आया मुना सुन्याता, स्वामी आया मुना सुन्याता, जोगी आया मुना सुन्याता, स्वामी आया मुना, घायल दिल के गाए ब्या, अल्ले रे अल्ले मुझा मार बड़ा। क्या बात है, क्या फिर बात। एक और मेरा वो रिलीज हुआ बड़ा, आप वो भी आप दुनिया में बड़ा मकबूल हुआ वो गाना, वो लाड़शा पे खबर था कमिस तोर माला रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलो नादरे सलोर माला रोड़ा, लाड़शा पे खबर था कमिस तोर माला रोड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलो नादरे सलोर माला रोड़ा। वाह, क्या बात है। अच्छा, फौरन से अगर हम स्विच करें, वे माइया, हाँ वो एक गाना था मेरा, आयमा बेग। पुरानी पंजाब की रिवायत एक हुआ करती थी कि जब आपके छत के ऊपर कोई कौवा बोलता था तो इसको साइन समझा जाता था कि आज घर में कोई मेहमान आएगा। तो वो कह रहा है कि चूंकि ये हिजर के ऊपर है ना, तो अभी कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? अभी मेरा रिसेंटली एक और ड्रामा चल रहा है, एक निजी चैनल पे चल रहा है, वो कैसी है रुसवाई, जिसमें हानिया आमिर हैं, फरहान सईद है। उसका OST मैंने कंपोज किया, वो नबील शौकत भाई ने गाया उसको। ओके, तो वो लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं उसको। और जो पहले ये हिट हुए, जी जी, तो बहुत से गाने बहुत ज़्यादा हिट हुए, जी जी, सबसे ज़्यादा हिट कौन सा हुआ?
अब देखें रेटिंग के हिसाब से देखें तो व्यूज़ के हिसाब से देखें तो अभी तक का सबसे हिट गाना मेरा लाडशाह पे खबरता है। ठीक है, जिसके तकरीबन 180 मिलियन व्यूज़ उसके होने वाले हैं यूट्यूब पे। उसके बाद फिर अल्ले है, फिर लैला ओ लैला है, फिर लंबी लाइन है, फिर एक लंबी लाइन है, फिर मेरे एक और साइड भी है जो कि ये जो टिकटॉकर्स के जो गाने हैं, अच्छा वो है तेनू तकिया मैं बिलो टिकटॉक ते मुंडा फैन होया तेरी कैट वॉक ते करे आईफोन लाइक रखे हाया भूसा बाइक मारे सर चा तू हॉलीवुड रॉक ते तेनू तकिया। ये गाना मेरा बड़ा वायरल हुआ था। फिर एक गाना था एक क्यूट जई लुक तेरी सोहणीए गबरू नू नित रोज मार दी तक तेनू अख मर जाणीए हुंदी है बलिंक मेरी कार दी आजा बिलो बह जा कुछ सुन कुछ कह जा अपने तू मम्मी डैडी कोल मैनू ले जा गल दस दांगे साडे प्यार दी। ये भी गाने हैं मेरे बड़े हिट होते हैं। कितना वक्त लगता है आपको कंपोजिशन में? ये कभी फौरन ये शुएब भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैठे हैं, क्लाइंट आया, उसने कहा है सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है आपको गाना किस तरह का चाहिए, तो वो सिर्फ गाने का स्टाइल बताते हैं। तो कभी कभी ऐसा आमद का सिलसिला होता है कि कोई गाना फौरन आमद हो गया। तो कोई सुब से आगे के हवाले से कुछ होना चाहिए, कभी लाइन कोई माइंड में अगर आ रही हो आपसे? सुब से आगे हमारे शो का नाम है। सुब से आगे? जी जी। सुब से आगे जो देखा मैंने ला 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 सुब से आगे जो देखा मैंने सुबह को दे मेरा दिल तो खुश हो गया गया। अरे वाह कमाल, देखे इस तरह वेरी क्विक एंड वेरी नाइस, क्या बात है। एक और गाना भी आपका दो पल, जी जी, वो भी बड़ा जबरदस्त जा रहा है। मैं चाहूंगा अगर वो भी हम थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी मेरा बज़ रिकॉर्ड से गाना रिलीज हुआ है ये 3 अगस्त को। तो ये अमेरिकन लेबल है, बेसिकली ये पाकिस्तानी और इंडिया का कोलैबोरेटिव ये लेबल है। सही। तो ये वहाँ से मेरा गाना रिलीज हुआ, मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। अभी सुबह सुबह आपको पता है गले की हालत क्या होती है। बहुत अच्छी हालत है। अच्छा। दो पल खोल बे तू अखा सावे रे कोई दिल वाली सुन कोई दिल वाली कह नी दूरियां नहीं चंगी हुंदियां क्यों लाके बैठिए दिल नू कुंडियां नी भी तू ना कड़ा च रह दो पल कोल बे तू अखा सावे रे कोई दिल वाली सुन कोई दिल वाली कह। क्या बात है हसन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, जान के, सुन के। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे साथ। एक सिर्फ छोटी सी चीज है, वो जरा वो कहते हैं ना कंपनी की मशहूरी के लिए लोगों से कह दे मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल, वो जो एक सेंटेंस होता है लाइक सब्सक्राइब, वो पूरा वो जो वो बोलते हैं। हसन बादशाह नाम ही काफी है, सर्च करें इनको जी यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। पेरिस में पैरालंपिक्स गेम्स का रंगारंग मेला सज चुका है और फ्रांसीसी सदर ने गेम्स का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है हैदर अली ने। हैदर अली पैरालंपिक्स में डिस्क थ्रो के मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट भी कहते हैं। पैरालंपिक्स गेम्स 8 सितंबर तक जारी रहेंगी और 169 मुल्कों के 4400 एथलीट्स 23 मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। बढ़ते हैं आगे और एक और मुकाबले की बात भी करेंगे, इवेंट की बात भी करेंगे और एक खेल की बात भी करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम, बहुत से इवेंट्स हो रहे होते हैं, बहुत से मुकाबले हो रहे होते हैं, लेकिन जो खबर आज हॉकी से जुड़ी है वो थोड़ी दिल को अफसरदा करती है। पाकिस्तान हॉकी टीम के 3 खिलाड़ी और फिजियोथेरेपिस्ट मुबैना तौर पर यूरोप जाकर सियासी पनाह की दरख्वास्त उन्होंने दे दी है। सेक्रेटरी PHF ओलंपियन राना मुजाहिद अली ने लाहौर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कौमी टीम के 3 खिलाड़ी और फिजियोथेरेपिस्ट पोलैंड गए और वतन वापस नहीं आए। इन खिलाड़ियों में मुर्तज़ा याकूब, एहतशाम असलम, अब्दुर्रहमान और फिजियोथेरेपिस्ट वक्कास शामिल हैं। खिलाड़ियों पर ताहयात पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है और उनके पासपोर्ट कैंसिल कराने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि गोलकीपर अकमल और फॉरवर्ड अरबाज ने कौमी टीम की नुमाइंदगी से इनकार कर दिया है। इस पर बात करेंगे। साबिक ओलंपियन समीउल्लाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। समीउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।
समीला साहब, ये ज़ाहिर है बहुत तकलीफ होती हैं ऐसी खबरें कि पाकिस्तान का इमेज भी ज़ाहिर है मुतासर इससे होता है। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान हॉकी में कि 3 खिलाड़ियों का इस तरह स्लिप हो जाना, फिजियोथेरेपिस्ट का बैरून मुल्क जाकर सियासी पनाह की दरख्वास्त दे देना? हाउ डू यू सी दिस? शेख अस्सलाम वालेकुम। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने कहा कि 2 खिलाड़ियों ने रिफ्यूज कर दिया, 3 पॉलिटिकल असैलम ले ली, एक फौरन ड्रॉप हो गए, आए नहीं। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन क्या कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा जो प्राइवेट इदारे हैं वो भी स्पॉन्सर नहीं कर रहे खिलाड़ियों को, तभी ये खिलाड़ी बाहर के ममालिक में जा रहे हैं और वहाँ स्टे कर रहे हैं। आजकल शेब आपको पता है कि पाकिस्तान की हॉकी को पैसे की ज़रूरत है, और मैंने आज की खबर पड़ी कि वो सदर पाकिस्तान से भी मिल रहे हैं कि पैसे मिलें ताकि ये जो उधार की टिकटें ली है इन्होंने इसके पैसे दिए जाएं। खिलाड़ियों की मैं बात करूंगा कि पिछले 15 साल से पाकिस्तान की हॉकी टीम बिल्कुल ही 15-16 नंबर पे घूम रही है। 3 ओलंपिक में हमने क्वालिफाई नहीं किया, वर्ल्ड कप में हमने क्वालिफाई नहीं किया, एशियन गेम्स में हम 4थे नंबर पे हैं। अभी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है जो चंद दिन बाद शुरू होगी, उसमें भी मुझे लगता है ऐसी है कि हम 3-4थे नंबर पे आएंगे। जब इस किस्म के हालात हों तो इस किस्म की बातें होती ही रहती हैं जो अफसोसनाक है। क्या सिर्फ हॉकी का जवाल ही वजह है और वहाँ जाकर वो अजाइलम के बाद इसी खेल को कंटिन्यू कर पाएंगे, जाके थोड़ी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या फाइनेंशियल जो मामलात होते हैं मुल्क के वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं फॉर दीज प्लेयर्स? बिल्कुल, मेन तो फाइनेंशियल ही है। जब इनको हम डेलीज नहीं देंगे, एक 1.5 साल हम डिले करेंगे, नौकरी नहीं है, जो मैक्सिमम नौकरी है वो 25,000 की है, वो भी अल्लाह भरा करे वापडा वालों को कि वो इनको ले रहे हैं 25 से 50,000 में कॉन्ट्रैक्ट पे, वो कितने खिलाड़ी ले। ये तो हुकूमत पाकिस्तान इंटरवीन करे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो सदूर हैं जितने भी आए और जो सेक्रेटरीज हैं वो बिल्कुल अपना टाइम पास कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम नहीं दे रहा कि 1 साल का प्रोग्राम हमारा क्या है। ये जो टूर्नामेंट है अभी अगली चैंपियंस ट्रॉफी फौरन डिक्लेयर हो जाएगी कि 4 साल बाद कहाँ होगी, एशियन गेम्स कहाँ होंगे, तो हमें उस तरीके से प्लान करना चाहिए, अपना कैलेंडर बनाना चाहिए और फिर हुकूमत पाकिस्तान को बताना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट हमारा इतना खर्चा आएगा, और उसकी कॉपी जो है आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी भेजें ताकि फंड के लिए आसानी हो। लेकिन अब सब एडहॉकिज्म पे चल रहे हैं, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। यही लोग पिछले 15 साल से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अफेयर चला रहे हैं, तो इनको तो इतना पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। इस वक्त पाकिस्तान में 2 हॉकी फेडरेशन हैं जिसकी वजह से लड़के कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, इस फेडरेशन के साथ जाएं या इस फेडरेशन के साथ जाएं। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं और मैं यही कहूँगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी और जो इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री है उसको भी, वो इंटरवीन करके कुछ बेहतर लाहे अमल तैयार करें और कुछ बेहतर लोग लेके आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया सर। 2 फेडरेशन वाला ज़ाहिर है इसमें काफ़ी वक्त गुजर चुका है, बट स्टिल इस मसले को उस तरह संजीदगी से नहीं देखा गया, हल नहीं किया गया। और जब 2 फेडरेशन होंगी, यू एब्सोल्युटली राइट कि फिर कन्फ्यूजन रहेगी कि अच्छा इस फेडरेशन के साथ या कि इस फेडरेशन के साथ। और ऐसे में अब जो कौमी टीम की हम बात कर रहे हैं जिसमें अरबाज जो कि फॉरवर्ड पे खेलते हैं और गोलकीपर अकमल, दोनों ने प्रॉबेबली इनकार कर दिया है कि वो कौमी टीम की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। वजह यही नज़र आती है कि चूँकि ज़रा फेडरेशन 2 हैं, हॉकी का जवाल है, उस तरह से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये दोनों खिलाड़ी कहीं लीग के लिए कमिट होंगे, कमिटमेंट इनकी होगी, जो कि खास तौर पे आजकल यूके में हो रही है और उसके साथ साथ फ्रांस में भी होती है और स्पेन में भी होती है। तो ये क्लब लेवल की जो है लीग खेलते हैं जिसमें इनको तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए मिलते हैं 3 महीनों के लिए। ये सब उसी ख्याल में उसी तरीके से प्लान करते कि हमने पाकिस्तान टीम में आना है और पाकिस्तान टीम में एक टूर्नामेंट खेल के हमने प्रोफाइल बनानी है और फिर हमने बाहर जाके लीग खेलनी है। इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो है उसमें तो प्लानिंग नहीं है। उनके पास 15 से 20 खिलाड़ियों के अलावा कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं है जो उस लेवल के हो, उसका ये एडवांटेज उठा रहे हैं। अगर हम अभी भी बैठ के इन खिलाड़ियों को बुला के उनको बताएं कि जी यही पाकिस्तान की वजह से ही आप आगे जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए खेलें और विक्ट्री लेके आए, उसकी मिसाल सामने है कि अदलान शाह में जब ये जीते तो इनको सारी डेलीज थी वो भी मिली और 30-30 लाख रुपए पर हेड भी मिला। तो इससे बड़ी क्या होगी, हुकूमत पाकिस्तान कोशिश करती है बशर्ते के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उस केस को फॉलो करे, उसको परसू करे और ये बताए कि ये परफॉर्मेंस जो है ये हमेशा के लिए अच्छी होगी। ये तो है ही है, लेकिन अनलकीली वो हो नहीं रहा तो जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट पीछे हट।
ज़्यादा जो जिम्मेदारी आयद हो रही है फेडरेशन पर हो रही है। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब, साबिक ओलंपियन साथ मौजूद थे और सिर्फ हॉकी का सवाल उस पर बात कर रहे थे, बल्कि ये जो प्लेयर्स जिससे मुतालिक एक्चुअल खबर थी कि उनका इस तरह पोलैंड जाना और वहाँ से वापस ना आना, ज़ाहिर है उसकी वजह से पाकिस्तान के इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।